मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी बारात नामा पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना इंदौर एक्सप्रेस के डब्बे नंबर S6 में एक बारात कानपुर से इंदौर जा रही है। इस डब्बे में दूल्हे के 2 फूफा भी हैं, लेकिन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती। इसी बीच अन्नू फूफा से वो अटैची खो जाती है जिसमें दूल्हे के कपड़े हैं और जिसको संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी। क्या करेंगे फूफा जी, सुनते हैं आगे। सुबह के 4 बज रहे थे। ट्रेन ललितपुर क्रॉस कर चुकी थी। डिब्बे में ज्यादातर लोग ऊँघने लगे थे, कुछ सो भी गए थे, लेकिन अन्नू फूफा की आंखों से नींद गायब थी। उन्हें तो ये डर सता रहा था कि कल जब इंदौर पहुंचेंगे और बताएंगे कि वो अटैची जिसमें दूल्हे के खास कपड़े थे खो गई है, तो क्या हड़कंप मचेगा। गंगाधर जी तो उनको नाकारा साबित कर ही देंगे और उनके दुश्मन दूसरे फूफा जुगनू को और मौका मिल जाएगा उनको नीचा दिखाने का। इस टेंशन से उबरने के लिए उनको किसी मददगार की जरूरत थी, ऐसा कोई जो उनकी मदद करे। और ऐसी सिचुएशन में उनको सिर्फ मामा जी याद आए। वही मामा जी जिनके पास से वो तब बीच में ही उठ के आ गए थे जब वो अपनी चेन मार्केटिंग वाली स्ट्रैटेजी समझा रहे थे। फूफा जी सबकी सीट क्रॉस करते हुए मामा जी की तरफ बढ़ने लगे। अम्मा वाली सीट से गुजरे ही थे कि उन्होंने आवाज लगा दी, ए अन्नू जी। आंखें घुमा के अन्नू इस तरह बोले जैसे शुभ काम के लिए जाते वक्त कोई टोक दे। अम्मा बोली, सरो तुम सोते कहाँ नहीं हो, बार बार इधर से उधर दौड़ ढनक रहे हो। अन्नू वक्त बर्बाद करना नहीं चाहते थे। बोले, बस वो नींद नहीं आ रही थी, वो कह के वो चलने लगे। तभी अम्मा बोली, अच्छा सुनो, वो हमारा गुलाबी वाला झोला निकाल दो ना जरा नीचे से, उसमें। हाँ मालूम है, उसमें काली मिर्च वाले पापड़ हैं, कुटर कुटर खाओगी। अन्नू खींचते हुए बोले, अरे कह दिया ना कि निकाल देंगे, मार उधम मचाओ तब से। आदमी कुछ कर रहा है, कहीं फंसा हुआ है, तुमको पापड़ की पड़ी है। अम्मा बोली, ज्यादा औरंगजेबी ना झाड़ो, जरा काम कह दिया तो आंखें तैर रहे हो। अभी जुगनू से कहते तो निकाल भी देता अब तक। अपने दुश्मन जुगनू का नाम सुनकर अन्नू फूफा के अंदर तक वैसे ही जलन होने लगी। अब वहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, आगे बढ़ने लगे। गंगाधर जी भी मिडिल सीट पे सफेद चादर बिछाए सो रहे थे। तभी किसी ने आवाज दी, अरे हेलो फूफा जी। अन्नू फूफा ने इधर उधर देखा तो पाया कि अपर सीट पर होने वाला दूल्हा पप्पू उकड़ू बैठा था। मोबाइल दिखाता हुआ बोला, अरे फूफा जी वो चौड़ी पिन वाला चार्जर तो नहीं है, चार्जिंग खत्म हो गई इसकी। फूफा तमतमाए हुए तो थे ही, बोले, अम्मा सो जाओ ना, है नहीं तो बे मतलब कि मठाधीसी कर रहे हो। अरे कल कर लेना आमने सामने, बहू से जितनी बात करनी हो। पप्पू शर्मा के खामोश हो गया और अन्नू बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए कि अभी भन्न से कंटाप पड़ेगा तो पता चल जाएगा कि पंजीरी कहाँ बट रही है। रात में चौड़ी पिन वाला चार्जर चाहिए। उस डिब्बे में उस वक्त फूफा जी के चारों ओर उनके तमाम रिश्तेदार चादर ओढ़े लेटे हुए थे। किसी चादर के नीचे चचिया ससुर थे तो किसी के नीचे सुनैना की अम्मा, कहीं चाचा थे, कहीं साली, सब थे। लेकिन फिर भी अन्नू फूफा कितना अकेला महसूस कर रहे थे। रिश्तों की भीड़ में कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। हाँ, उनको थोड़ी उम्मीद मामा जी से थी। मामा जी की सीट पे पहुंचे तो देखा मामा जी बर्थ पे पैर फैलाए सो रहे थे। सफारी सूट की ऊपरी जेब में पेन लगा था और नोटपैड पास रखे बैग से बाहर झांक रहा था। अरे मामा जी सुनिए, अरे हेलो। हड़बड़ाए हुए मामा ने आंख मलते हुए कहा, तुम फिर आ गए, अब क्या चाहिए भाई। अन्नू फूफा बोले, अरे मेंबर बनना है आपकी स्कीम का, और क्या। वो आप बता रहे थे ना कि 2 इधर होंगे 2 उधर, तो वही सोचा कि इधर उधर तो होता रहेगा, पहले मेंबर तो बन लें। अब की मामा को गुस्सा आ गया। देखो ऐसा अगर तुम मजाक कर रहे हो ना तो हम लपड़िया देंगे तुमको। हाँ, पिछली बार समझा रहे थे तो उठ के भाग खड़े हुए थे, अब कह रहे हो। अरे पिछली बार का छोड़िए ना, इस बार का बताइए।
मेंबर बनाएंगे हमको? उन्होंने पूछा तो मामा जी ने एक हाथ से पेन निकाला और दूसरा हाथ पास रखे बैग से झांकते नोटपैड की तरफ बढ़ाया, लेकिन अन्नू फूफा ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं मामा, ये सब लंतड़ानी बाद में समझाना, हमें ये सब सुनना भी नहीं है, बस हमारी एक शर्त सुन लो, रेडी हो तो है? मेंबरशिप वाली फीस नगद ले लो अभी। हाँ बताओ कैसी शर्त है? मामा ने कहा तो अन्नू बोले, मामा हम मेंबर बन जाएंगे तुम्हारे, लेकिन तुमको हमारी एक मदद करनी होगी। अरे क्या मदद, बताओ तो सही। मामा झल्लाए। चिल्लाओ नहीं भाई, होठों पे हाथ रखते हुए अन्नू ने कहा, देखो मामा, ऐसा है कि जो दूल्हे के कपड़े वाला बैग था ना, वो जो हमारे जिम्मे दिया गया था, वो कहीं खो गया है। मामा उचक के बैठ गए, अध खुली आंखें पूरी खुल गईं। क्या बात कर रहे हो हैं? वो अटैची? अरे तो अपना पप्पू कल क्या पहनेगा? अरे यही तो दिक्कत है मामा। कहते हुए अन्नू कुत्ते वाले फूफा ने पूरा मामला उनको समझा दिया। सब जानने के बाद उन्होंने सर पे हाथ रखते हुए कहा, अरे तुमने तो पूरा नाच मचा दिया यार, कल सुबह नंगा नाच होगा बेटा, गए तुम। मामा जी ऐसा ना करो यार, प्लीज मदद करो हमारी। देखो अगर तुम मदद करोगे तो हम तुम्हारे वो 2 इधर और 2 उधर वाली स्कीम के मेंबर भी बन जाएंगे। अन्नू फूफा हाथ जोड़े मामा के सामने बैठे थे। मामा ने सर खुजलाते हुए कहा, ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन मेंबरशिप लो पहले, हाँ फिर निकालते हैं तुम्हारा कोई तिकड़म। मामा दिल के जितने नेक थे, धंधे के उतने ही पक्के थे। उसी वक्त 2 इधर और 2 उधर वाली मल्टी लेवल मार्केटिंग टीम के मेंबरशिप फॉर्म पर दस्तखत ले लिया और पैसे भी ले लिए। रसीद बाद में देने का वादा करते हुए बोले, हाँ तो चलो सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। हाँ। कहते हुए वो उंगली को कनपटी मारते हुए सोचने लगे कि क्या तरकीब निकाली जा सकती है। ट्रेन बीना स्टेशन पहुंच चुकी थी। ट्रेन की खिड़की से दूर पर खेत के पीछे सुबह होती नजर आ रही थी। ट्रेन के अंदर बिकने वाली चाय पीते पीते मामा और अन्नू फूफा उस तरकीब के बारे में सोच रहे थे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तभी मामा बोले, आ गया आइडिया। फूफा के चेहरे पे चमक आ गई। क्या है आइडिया? ऐसा लगा जैसे एक ही पल में उनको सब कुछ मिल गया हो। मामा बोले, देखो ऐसा पपुआ का सूट बनाया था जुगनू ने, है ना, तो अगर जुगनू खुद से कह दे कि वो सूट ठीक नहीं है तो सब लोग उसकी बात मान लेंगे, फिर तो नया सूट खरीदा ही जाएगा। है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बारात ही लेट होगी और क्या होगा। फूफा बोले, हाँ लेकिन मेरा वो जानी दुश्मन ये क्यों कहेगा भाई कि सूट नहीं ठीक था, है वो क्या कहेगा ऐसा है। तो मामा ने उनको आश्वासन दिया कि वो बात करेंगे तो जुगनू मान जाएगा। उन्होंने कहा, देखो अन्नू इस काम में रिस्क तो है, क्योंकि अगर वो नहीं माना तो शोर मचा देगा कि अटैची तुमसे खो गई, और अगर मान गया तो फिर कहना ही क्या, किस्मत तुम्हारी है गुरु, हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे। ये तय हुआ कि सुबह 9 बजे ट्रेन के भोपाल जंक्शन पहुंचने पर जब सभी लोग सो के जाग गए होंगे और नाश्ता पानी हो चुका होगा, तब मामा अपनी बुजुर्गियत का फायदा उठाते हुए अन्नू फूफा के साढ़ू और दुश्मन जुगनू फूफा से बात करेंगे। इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कट रही थीं। आज इज्जत और बेइज्जती में से किसी एक को उनके साथ होना था। वो ट्रेन की खिड़की से गुजरते मंजर देख रहे थे। कहाँ हैं आप, रात से कुछ अता पता नहीं है। तभी एक आवाज से वो चौंक गए। देखा तो उनकी पत्नी सुनैना थी। ये क्या हुआ, चेहरे पे 12 क्यों बजे, सब ठीक तो है ना? उसने माथा छूते हुए कहा तो फूफा बोले, हाँ सब ठीक है भाई, कह के वो बाहर देखने लगे। पत्नी उनके बगल में बैठकर बड़े प्यार से बोली, कल दही वाली बात से अब तक नाराज है, गुस्सा थूकिए ना, कोई बात नहीं, उधर नाश्ता चल रहा है, आपके लिए लेके आती हूँ ना। सुनैना ने ऐसा कहा तो फूफा जी के मन में उनके लिए प्यार उमड़ आया। कितनी मुश्किलों में कट रहे थे वो पल, और उन मुश्किल पलों में सुनैना के प्यार से बात करने में सब कुछ कितना आसान लगने लगा था। वो नाश्ता लेने जाती हुई सुनैना को प्यार से देख रहे थे। तभी वो रुकी और वहीं से तेज आवाज में बोली,
वो भाभी ने कोई बन्ना गीत वाली किताब रखी थी क्या सूट वाली अटैची में? निकाल दीजिएगा, अभी हम लोग गाना वाना गाएंगे। हाँ, उस एक जुमले से सारा प्यार काफूर हो गया फूफा का। हाँ हाँ निकालते हैं, बस नाश्ता कर ले फिर निकालते हैं। और ये कहते हुए बड़बड़ाए, अपने ही कम नहीं है, गैरों से क्या उम्मीद की जाए। टेंशन बड़ी थी क्योंकि कांड भी बड़ा था। दूल्हे के कपड़े और दूसरे जरूरी सामान की खास अटैची का गायब होना, भला एक बारात में, अरे इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता था। फिलहाल तो वो इंतजार कर रहे थे मामा के लौटने का, जो उनके साढ़ू जुगनू को मनाने गए थे। एक एक पल बहुत टेंशन में गुजर रहा था उनका। ऐसा लग रहा था कि अलग अलग नस्ल के दर्जनों कुत्ते उनके जहन में एक साथ भौंक रहे हों। तभी वो क्या देखते हैं कि सामने से मामा मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट देखकर अन्नू फूफा ने राहत की सांस ली। क्या क्या कहा जुगनू ने? उन्होंने मामा से हड़बड़ाते हुए पूछा तो मामा बोले, मान तो गया, कह रहा है सब संभाल लेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। अन्नू फूफा के चेहरे पर फिर से संजीदगी आ गई। क्या शर्त है? उन्होंने पूछा तो मामा जी ने एक सांस में सब कुछ कह डाला। जुगनू की शर्त सुनकर मामा की आंखों में खून भी उतर आया और आंसू भी। ऐसे धर्म संकट में वो इससे पहले कभी नहीं पड़े थे। दोस्तों, ये था इस कहानी का तीसरा हिस्सा, बारातनामा पार्ट 3। उम्मीद है मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। आखिर अन्नू फूफा की मदद के लिए क्या शर्त रखी थी जुगनू फूफा ने? ऐसी क्या शर्त थी जिसे सुनकर अन्नू फूफा की आंखों में खून के आंसू उतर आए थे? क्या वो शर्त मान लेंगे? और अगर नहीं तो फिर क्या हंगामा होगा जब डिब्बे में सफर कर रहे रिश्तेदारों को असलियत का पता चलेगा? बताऊंगा इस कहानी के चौथे और आखिरी हिस्से, बारातनामा पार्ट 4 में।